हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। उम्मीद है कि जो चैप्टर्स अभी तक कराए गए हैं या टॉपिक्स जो भी कराए गए हैं अभी तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं आप लोगों को जो वीडियो लिंक्स देती हूँ वहाँ पर जाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि ये क्वेरी है। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम न्यू टॉपिक्स पे चलेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि हम अगर कोई भी कंपनी है नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहती है तो उसके डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जी हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों देखो, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, तो उसमें हम कहेंगे कि मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे एक बिजनेस यूनिट मार्केट में तभी ग्रोथ कर सकती है अगर वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की तरफ भी ध्यान दे। हमने मार्केटिंग की स्टार्टिंग में दो अप्रोचेस पढ़ी थी, कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी और जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है। इट मीन्स कंज्यूमर को फोकस बना करके जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी की जाएगी वो कंज्यूमर को फोकस के बना करके ही की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्रायोरिटी पे रखा जाता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो एक बिजनेस पर्सन होता है वो चाहे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट भी क्यों ना बनाए, जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में नहीं बिक पाएगा। तो इसके लिए हमें अलग अलग प्रमोशन एक्टिविटीज करनी होती हैं। ठीक है, तो एक बिजनेस यूनिट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का निर्माण करके और कंज्यूमर्स की जो बदलती आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार नए नए प्रोडक्ट्स का निर्माण करके अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करती है, अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करती है। इसमें समाज की के प्रति एक व्यवसाय का क्या दायित्व है। समाज के प्रति एक व्यवसाय का दायित्व ये है कि जो भी प्रोडक्ट वो समाज को दे रहे हैं तो वो समाज के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए और कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो मार्केटर होता है वो हमेशा मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर नजर रखेगा कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार नए नए प्रोडक्ट का विकास किया जा सके, कि हमारे जो उसके जो उपभोक्ता हैं उसके जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, करंट में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी आवश्यकताओं में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दैट मीन्स वो फ्यूचर में प्रोडक्ट से क्या क्या फैसिलिटीज चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें प्रोडक्ट वो कौन ध्यान में रखेगा, एक मार्केटर रखेगा। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो किसी भी बिजनेस यूनिट का अस्तित्व है नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के साथ ही जुड़ा होता है। यही कारण है कि आज के टाइम में जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग में नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो महत्व सामने आया है कि नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आते रहने चाहिए। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में का मीनिंग क्या हुआ फिर, कि हमें नए प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए और इसके लिए जो मार्केटर होता है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं उनका पालन करता है
तभी एक प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्या मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में नया प्रोडक्ट हो सकता है यदि वह उपभोक्ता के लिए नया हो या फिर फर्म के लिए नया हो। ठीक है, क्या कहता है कि कोई भी उत्पाद नया उत्पाद हो सकता है यद्यपि वह उपभोक्ता के लिए नया हो या फिर फर्म के लिए नया हो। नए उत्पाद की पहचान उन विशेषताओं से भी की जा सकती है जो वर्तमान उत्पादों और प्रतियोगी उत्पादों में न हो। ठीक है ना, कि किसी भी प्रोडक्ट को हम नया प्रोडक्ट कब कहेंगे, जब उस नए प्रोडक्ट के अंदर वो फैसिलिटीज हैं जो कि सेम टाइप के पुराने प्रोडक्ट में फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है ना, कि वो करेक्टरिस्टिक, कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आएगा उसमें नई फैसिलिटीज होंगी, नई करेक्टरिस्टिक, नए फीचर्स होंगी। ठीक है, तभी तो हम उसको नया कहेंगे। अगर सेम सिर्फ नेम चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसको हम नया प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं आर्क पैटर्न के अकॉर्डिंग भी क्या है कि एक नया प्रोडक्ट वह है जो पूर्ण रूप से एक नई एक नई बाजार को जन्म देता है। ठीक है, नई बाजार का मतलब नए कंज्यूमर्स को जन्म देता है। ठीक है, ये विद्यमान उत्पादों को प्रतिस्थापित करता है। इट मीन्स आज के टाइम पे जो सेम टाइप का प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करता है। इट मीन्स उसकी जगह ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या फिर उसके बाजार का विस्तार करता है। ठीक है, देखो कहते हैं नया प्रोडक्ट क्या है। हर एक पर्सन, ये जो नया प्रोडक्ट होता है वो हर एक व्यक्ति के लिए इसकी अलग परिभाषा है। ठीक है, हालांकि किसी भी पर्सन से पूछा जाए कि नया प्रोडक्ट क्या है, सब इसका अलग अलग आंसर देंगे। कुछ पर्सन तो क्या कहेंगे कि जिसका आविष्कार अभी हुआ है। ठीक है, नए आविष्कार के कारण उत्पन्न जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, नया प्रोडक्ट है। ठीक है, इट मीन अभी अभी उसका क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है, तो वो क्या हो गया, एक नया प्रोडक्ट हो गया। कुछ अदर पर्सन क्या कहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो फर्म में पहले से नहीं है। ठीक है, मीन्स फर्म जिस प्रोडक्ट को फर्म पहले से नहीं बनाती तो वो, और अब बनाना स्टार्ट कर दिया तो वो प्रोडक्ट नया है। ठीक है, और कुछ पर्सन ऐसे कहते हैं कि नया प्रोडक्ट वह है जिसे एक फर्म पहले तो बनाती थी परंतु अब बनाने का निर्णय, पहले तो नहीं बनाती थी परंतु अब बनाने का निर्णय लेती है और उस जैसा उत्पाद अन्य फर्मों के द्वारा पहले से ही बाजार में बेचा जाता है। एग्जाम्पल ले लें हम, मोबाइल फोन है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो मोबाइल फोन है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, और एक ही कंपनी सेम टाइप का मोबाइल पहले भी बनाती थी। ठीक है, बट पहले वाले प्रोडक्ट में, मोबाइल में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हुए अब उन्होंने क्या किया है, नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन ने नए प्रोडक्ट के 3 टाइप्स बताई हैं। फर्स्ट क्या है, नए आविष्कार के रूप में मूल उत्पाद। इट मीन्स ओरिजिनल प्रोडक्ट विच इज रियली इनोवेटिव। ठीक है, इट मीन्स अब क्या है, सबसे पहले मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जिसका आविष्कार अभी अभी हुआ। ठीक है, इट मीन्स जिसका जिसका अभी नया आविष्कार किया गया है। ठीक है, नई खोज की गई है, तो वो क्या है, मार्केट में नया प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे पहली बार मार्केट में उतारा गया है या जिसका नया आविष्कार हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संबंध में किए गए प्रयत्नों का परिणाम होता है। ये वह होते हैं जिनकी आवश्यकताएं तो थी परंतु अभी तक मौजूद नहीं थे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे। ठीक है, तो मोबाइल फोन आया तो उसका जब नया आविष्कार किया तो ये प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट, ओरिजिनली इन्वेंट, जो क्या है, इनोवेटेड। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर वर्तमान उत्पाद का पुनः स्थापित उत्पाद। ठीक है, कि अब हमारे पास जो पहले से प्रोडक्ट था उसको क्या कर दिया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो पुराने उत्पाद का सुधरा हुआ रूप होता है। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हर साल नई नई कंपनीज हैं, नए नए मतलब उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड
क्या है, नए नए फीचर्स डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो मार्केट में पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में ही चेंजेस करके नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया जाता है। ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड या अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, तो नया प्रोडक्ट उपभोक्ताओं की परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा नई उत्पाद तकनीकी का प्रयोग करने के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेहतर अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट में नई फीचर्स को शामिल करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मोबाइल फ़ोन आता था वो क्या था, कीपैड में था। ठीक है, कीपैड में था तो इसका मतलब क्या था, ना उसमें टच थी, ना उसमें हम नेटवर्किंग कर ऑन कर सकते थे। ठीक है, जो फीचर्स आज हम, जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस टाइप से कुछ भी नहीं होता था, वो तो जस्ट सुनने के लिए और मतलब सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते थे। पर जैसे जैसे मार्केट में जो कंज्यूमर्स को समझ आने लगा, उनकी डिमांड्स बढ़ती चली गई, ये होना चाहिए, टच में होना चाहिए, इस टाइप से, तो क्या हुआ, धीरे 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 करके कि आज हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और कीपैड फ़ोन बहुत ही कम लोगों के पास है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर के क्या चाहता है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वर्तमान उत्पाद का पुनः स्थापित उत्पाद। नेक्स्ट आता है नया उत्पाद, जो फर्म के लिए तो नया है परंतु बाजार के लिए नया नहीं है। अब जस्ट लाइक मान लीजिएगा, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वीडियोकॉन ले लेते हैं या सैमसंग का ले लेते हैं। सैमसंग क्या है, पहले क्या करता था कि सिर्फ टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इस टाइप के आइटम्स ही बनाता था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, साथ साथ में ओवन मशीन भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या फिर सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स भी आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, पहले जो प्रोडक्ट बनाती थी बट ब्रांड नेम सेम रखते हुए उन्होंने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। तो ये क्या है, अब फ़ोन तो पहले से थे कम मार्केट में, परंतु उस फर्म के लिए ये नया प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्म पहले मोबाइल फ़ोन नहीं बनाती थी और अब ये मोबाइल फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए क्या हो गया कि प्रोडक्ट जो फर्म के लिए तो नया है परंतु बाजार के लिए नया नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि अब हमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। तो सबसे पहले माइंड में प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के बारे में नया आइडिया, न्यू आइडिया आना चाहिए। दूसरा है स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज। थर्ड क्या रहेगा, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड नेक्स्ट आ जाएगा फिर कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वो आगे पीछे नहीं होंगे। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, पहले हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, इस टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज। मतलब कहने का क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी है नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहती है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले माइंड में आइडिया तो आएगा ना, पहले उसके बारे में आइडिया तो वो करेंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट नया मार्केट में उतारना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जो प्रोडक्ट बुनियाद उसके सृजनात्मक विचार पर टिकी रहती है। इट मीन्स वो कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं उसके बारे में पहले विचार किया जाएगा। ठीक है, फिर नए विचारों को इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नए विचारों को इकट्ठा करना कोई समस्या नहीं है, समस्या तो क्या है, अच्छे विचारों की पहचान करना। ठीक है, कि नए नए आइडिया तो कोई भी दे सकता है, बात आती है कि उनमें से अच्छे आइडिया कितने हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी आइडिया इकट्ठे होते हैं वो हमें इकट्ठे कर लेने चाहिए और फिर पता करना चाहिए कि कौन से आइडिया को हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि कहाँ कहाँ से हमें आइडियाज मिल सकते हैं। सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, पहला क्या है इंटरनल सोर्सेज से, दूसरा क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज से। फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेज में क्या आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट से। इट मीन्स हमारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो न्यू न्यू रिसर्च करता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड,
न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर के आते रहते हैं और उनकी फिर उनका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला है, लगभग हर एक बड़ी कंपनी होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्थापित करती है अपने वहाँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो रिसर्च, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का ही काम करेंगे। तो इस डिपार्टमेंट में कंपनी के जो वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर नए प्रोडक्ट की खोज का कार्य कंटिन्यू करते रहते हैं, और ये विभाग नए उत्पादों की खोज करने और जो वर्तमान उत्पाद हैं उनको सुधारने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा मैन्युफैक्चरिंग पीपल, जिन्होंने प्रोडक्ट का निर्माण करना है। ठीक है, तो कंपनी के इंजीनियर, कंपनी के वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और फोरमैन भी नए प्रोडक्ट के बारे में अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेन कार्य है क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इनका प्रोडक्शन कार्य से डायरेक्ट रिलेशन होता है और वो प्रोडक्ट की हर पहलू के बारे में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उसके प्रोडक्ट की कार्यकुशलता को सुधारने में, लागत को कम करने में, गुणवत्ता, आकार इनको बढ़ाने में आप काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। ठीक है, उनके इन विचारों के लिए कर्मचारी अच्छा योगदान दे सकता है। नेक्स्ट होगा सेल्स पीपल। अब सेल्स पीपल कौन होता है? जो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी नए नए आइडिया दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध सीधा कंज्यूमर के साथ होता है। वो कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचते टाइम पे जो जो कमियां होती हैं प्रोडक्ट में उनको नोट करता रहता है, उनकी परेशानियों को समझता है और फिर उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उनको सलाह दे सकता है। ठीक है, इसलिए उपभोक्ताओं की परेशानियों, सुझाव तथा नई आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध कराकर यह विक्रयकर्ता नए विचारों की खोज में सहयोगी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फिर उच्च प्रबंधक मीन्स टॉप मैनेजमेंट। एक्चुअल में देखी जाए तो क्या है कि नए प्रोडक्ट की खोज का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे अच्छे विचार भी दे सकते हैं और उनको मार्केट की जो सर्कमस्टांसिस हैं तथा प्रतियोगी फर्मों के कार्यों की काफ़ी जानकारी भी होती है और वे ऐसे डिसीजन लेने में भी कैपेबल होते हैं। इसलिए जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके विचारों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है, ये तो थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ आइडियाज। ठीक है, या सॉरी इंटरनल सोर्सेज थे ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के होते हैं। ठीक है, बाहर के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, स्रोत होते हैं जहाँ से एक प्रोडक्ट के, एक नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में क्या विचार लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, इनके जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स हैं या फिर अदर जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो टाइम टाइम पर नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यू न्यू रॉ मटेरियल्स के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो पब्लिश्ड, इनके जो पब्लिकेशंस होती हैं, इन पब्लिकेशंस को दस्तावेजों से, मतलब ये प्रकाशित जो दस्तावेज होते हैं उन्होंने जो पब्लिश कर रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनसे नए प्रोडक्ट के बारे में जो विचार इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगला होता है स्पेसिफिक कंज्यूमर। अब कंज्यूमर ही है जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है, तो कंज्यूमर, कंपनी के जो कंज्यूमर होते हैं प्रोडक्ट को सुधार और नए उत्पाद के बारे में बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए उपभोक्ताओं से सुझाव लिए जाते हैं, उनकी शिकायतें मांगी जाती हैं कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करते टाइम पे क्या क्या शिकायतें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटर। ठीक है, अब प्रतियोगी फर्मों की जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी फर्म नहीं कर रही, जो जबकि जो हमारी कॉम्पिटिटर फर्म है वो एक्टिविटीज़ कर रही है, तो उनकी तरफ ध्यान दे करके भी हम अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रतियोगी फर्मों के क्रियाकलापों या उत्पाद मिश्रण से भी नए उत्पादों का संकेत मिल सकता है। ठीक है, हालांकि जो कंपटीटर होते हैं फर्में अपने नए प्रोडक्ट के जो कार्यक्रम होती है वो हमेशा गुप्त रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, कभी भी वो ओपन नहीं करते। फिर भी जो सप्लायर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं उनसे कि हमें पता चल जाता है कि वह क्या नया बना रहे हैं। ठीक है,
इस बेस पे हम तुरंत कार्रवाई करके हम नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं। नेक्स्ट होता है रीसेलर। अब रीसेलर अथवा मध्यस्थ कंपनी की मार्केटिंग जो सिस्टम है उसके अभिन्न अंग होते हैं। इनका उपभोक्ताओं से डायरेक्ट रिलेशन होता है। बाजार की बदलती परिस्थितियों का इन्हें पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए ये भी नए प्रोडक्ट के बारे में आइडिया दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर नहीं, इन्वेंटर। इन्वेंटर कौन होता है? आविष्कारक। ठीक है, एक नया आविष्कारक, इट मीन्स वैज्ञानिक है, हमारे इंजीनियर हैं। ठीक है, नोटबुक। ठीक है, ऐसे क्रिया ये लोग होते हैं जो हर समय कुछ नया व कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉरेन मार्केट। ठीक है, विदेशी बाजार। अब क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो विदेशों में भी मशहूर होता है। ठीक है ना, तो कोई भी देश है किसी न किसी उत्पाद के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, फेमस होता है। ठीक है, जैसे जर्मनी के स्टील एवं कारें। ठीक है, जर्मनी का जो स्टील है और कार है वो बहुत फेमस है। फ्रांस की शराब फेमस है। इटली के चमड़े से बनी वस्तुएं, जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, तो अतः जब भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में बनाते हैं तो हम जो फॉरेन मार्केट हैं उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनके जैसा प्रोडक्ट हम अपनी कंपनी में बना करके भी बना करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स वहाँ से भी हमें नए प्रोडक्ट के बारे में आइडिया मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कार्टून एंड एनिमेशन फिल्म्स। अब कार्टून्स के अंदर दिखाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, कार्टून व जादू या चमत्कारी फिल्मों के जो राइटर होते हैं या निर्माता होते हैं नई नई करिश्माई उत्पादों की कल्पना करते हैं जिन्हें साकार रूप देकर उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब कहना क्या होता है कि जो कार्टून्स वगैरह में कुछ हमें मान लो जादुई करिश्मा वगैरह दिखा करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को भी हम नए आइडिया के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अदर रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या क्या ले सकते हैं बेटा हम? कोई भी जैसे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है, रिसर्च वर्कशॉप हैं, ठीक है, इस टाइप से, या फिर एजेंसीज हैं, या कोई हमारे कोई प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई है। ठीक है, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, तो ये सब क्या हो सकते हैं, ये अब नए प्रोडक्ट के बारे में हमें नए आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिर हमारा स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, कि जो हमने नए नए आइडियाज अभी कलेक्ट किए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, अब उन आइडियाज में से हम चूज करेंगे कि हम कौन से प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर इतना ज़्यादा साधन संपन्न नहीं होता कि वो एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतार सके। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया का पता लगाने के लिए जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनकी छानबीन की जाती है। ठीक है, छानबीन का मतलब क्या है कि कंपनी द्वारा इकट्ठे किए गए प्रोडक्ट विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। इट मीन्स जो भी हमने प्रोडक्ट आइडियाज इकट्ठे किए हैं उनके आपस में क्रिटिकल इवेल्युएशन किया जाता है। जो प्रोडक्ट विचार कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं होते अथवा कंपनी के कैपेबिलिटी से बाहर होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम अपने प्रोडक्ट का स्क्रीनिंग है जो आइडियाज़ की स्क्रीनिंग किस किस बेस पे कर सकते हैं, हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन के बेस पे। हम मतलब ध्यान देना है बेटा जी कि कौन से आइडियाज़ को हम चूज कर सकते हैं जो हमारी कैपेबिलिटी के अंडर हैं। इट मीन्स जो हमने हमारे पास जो हमारी अक्षमताएं हैं उन अक्षमताओं को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई आइडिया जैसा चुन लेते हैं जो हमारी क्षमता से बाहर है। इट मीन्स जिसके अंदर हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो उस आइडिया को हम बिल्कुल नहीं ले सकते। तो सबसे पहला है कि कंज्यूमर की आवश्यकताओं संतुष्टि के अनुसार। उसके बाद अपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, सेल्स कैपेबिलिटी देखनी है, सेल्स प्रमोशन देखना है, सेल्स डेवलपमेंट देखना है, हमारे प्रोडक्ट की क्या जो कंपनी है उसकी
रेपुटेशन कैसी है, सप्लायर कौन है, श्रमिकों की जो हमारे लेबर है उनकी सप्लाई कैसी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमने माइंड में रखना है, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें फिर नए प्रोडक्ट के छानबीन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे सर्वोत्तम विचार का चुनाव किया जाएगा, तो वो कौन सा हो सकता है? सबसे पहले हम चेकलिस्ट मेथड यूज करेंगे। तो चेकलिस्ट मेथड में क्या रहेगा कि नए मेथड, नए प्रोडक्ट हैं, उसके सर्वोत्तम विचार का चुनाव करने के लिए नए प्रोडक्ट से संबंधित विचारों को 9 तथ्यों पर 5 अंकों वाली जांच सूची की व्याख्या की। किन्होंने की? प्रोफेसर HR हैमिल्टन ने, ठीक है। उन्होंने क्या दिखाया कि कोई भी विचार है उसमें मैक्सिमम 45 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक ठीक है। जबकि मिनिमम कितने हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं। मैक्सिमम 45 और मिनिमम 9, ठीक है। परंतु जिसे 27 से अधिक अंक प्राप्त हो जाएं तो उसे अच्छे विचार उस विचार को अच्छा माना जाएगा, और अगर कम होंगे तो इसका मतलब क्या है? उस विचार को हम छोड़ देंगे। तो चेकलिस्ट किस बेस पे बनेगी? चेकलिस्ट किस बेस पे बनाई हमने? सेल्स ऑफ स्केल ऑफ वैल्यूज। हमारे पास का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे? तो करेक्टरिस्टिक्स सेल वॉल्यूम हो सकती है, टाइप्स एंड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, टेक्निकल अपॉर्चुनिटी, पेटेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बेस पे हमने वेरी गुड को दिए 5 पॉइंट्स, गुड दिए 4 पॉइंट्स, फेयर को 3, पुअर 2 एंड वेरी पुअर को 1 नंबर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि हमने हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, अलग अलग पर्सन के सामने हम ये रखेंगे। अगर हमें 27 से ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो वो आइडिया हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर कम मिलते हैं तो उस आइडिया को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फिर आइडिया रेटिंग मेथड। अब हम अपने जो आइडिया हैं, जो हमने चुना है, उसको रेट्स देंगे। यह विधि जो ऊपर वाली मेथड था चेकलिस्ट मेथड, इसका एक सुधरा हुआ रूप है। तो इस मेथड में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हमें रिलेटिव वेटेड देकर 0.10 अंकों के आधार पर उनका कंपेयर करना होगा, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ मार्केट प्रोडक्ट फिट हमने कैसे लिया? एरिया ऑफ परफॉर्मेंसेस, ये अलग अलग परफॉर्मेंस दे दी। कंपनी की गुडविल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंसेस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग दे दिया कि कौन से डिपार्टमेंट को की परफॉर्मेंस की क्या रहेगी। फिर उनको हमने वेट्स दे दिए, ठीक है। फिर जो जो हमारा प्रोडक्ट का आइडिया हमने मार्केट में रखा, सभी के सामने रखा, ठीक है। तो जिसने जो रेट दिए, फिर उस रेट के अकॉर्डिंग हमने अपना एक रेटिंग स्केल बना लिया, ठीक है। तो रेटिंग परसेंट मिनिमम एक्सेप्टेबल जो स्केल होगा वो क्या होगा? 0.70 होगा, ठीक है। रेटिंग स्केल 0.002 0.040 है वो पुअर होगा। अगर 0.41 से 75 के बीच में आ जाता है तो फेयर होगा, और 0.76 से 1 के बीच में होगा तो वो आइडिया बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रेजेंट है, जो स्केल आया और उसकी जो स्केलिंग की हमने, तो मिनिमम स्केल आया 0.70। तो इसका मतलब क्या है कि 0.41 टू 0.75 है। अब हमारा अगर हमने स्केल्स जो हमारा राइट में सी पॉइंट है ए मल्टीप्लाई बी करके वो आया है 0.75, तो 0.75 तो हमारे फेयर वैल्यू पे आया है। तो इसमें क्या है? 0.750 मूल्यांकन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड है कितना? 0.70 बढ़ाता रहूंगा। मिनिमम क्या है? 0.70 है, और हमारा जबकि स्केलिंग आई है 0.75, तो इसलिए हमने इस विचार को अच्छा मानते हुए अपने बिजनेस यूनिट के लिए चुन लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेटा जी कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कि अब हमारा जो कंसेप्ट हमने चुना है अब हमने उसको डेवलप करना है। इट मीन्स उसको आगे बढ़ाना है। वो हमारी जो इसमें क्या देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, छानबीन कर ली, और अब नए विचार को चुन भी लिया। तो अब हमने अपने प्रोडक्ट के जो डेवलप कंसेप्ट है इसका विकास करना है, ठीक है। और वो किस बेस पे किया जाएगा? आवश्यकता, उपभोक्ता की आवश्यकताओं के बेस पे, हमारे नए कंज्यूमर्स कौन हो सकते हैं उनकी पहचान करके, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अब हमने मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी है उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या रहेगा? सबसे पहले हमें लेना है कि किस मार्केट के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, ठीक है। तो लक्षित बाजार का निर्धारण किया जाएगा, और नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी,
और कुछ पिछले वर्षों के सेल्स और प्रॉफिट्स का अनुमान लगाना होगा। ठीक है, मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है उसके विकास से दूसरे निर्णय के अंतर्गत उत्पाद का मूल्य, वितरण और मार्केटिंग बजट का पहले वर्ष के लिए निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आएगा बेटा जी फिर मार्केटिंग जो हमारी स्ट्रेटजी बनाई है उसके विकास के तीसरे निर्णय में नए प्रोडक्ट के भविष्य की समीक्षा की जाएगी। देखो, पहला डिसीजन था कि मार्केट के बारे में हमने डिसाइड करना है, लक्षित बाजार का निर्धारण करना है। दूसरे में क्या था, हमें प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग बजट का डिसीजन करना है। थर्ड में क्या रहेगा कि नए प्रोडक्ट के भविष्य की समीक्षा करनी है और ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट दीर्घ काल तक चलता रहेगा या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा जी बिजनेस एनालिसिस। अब हम अपने बिजनेस के बारे में एनालाइज करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी क्या है, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या, इट मीन्स हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तीसरा क्या रहेगा, हमारे प्रोडक्शन की फैसिलिटी क्या रहेंगी कि क्या कंपनी के पास नए विचार के उत्पाद को बनाने की उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट होगा एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नेक्स्ट हो जाएगा फिर एस्टिमेटिंग सेल्स एंड प्रॉफिट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट।